हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, चलो अच्छी बात है। मुझको भी थोड़ा लेट हो गया अभी, थोड़ा सा नींद ही लग गई थी मुझको। तो देखो, लास्ट सेशन में हम क्या देख रहे थे? 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, पर उस दिन कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, तो अभी हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले वाला पार्ट रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पहले वाला पार्ट पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे से देखते हैं। किसी को कोई डाउट वगैरह है? ये जो हमारी एनसीईआरटी है 8 की, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स। पहला है रिसोर्सेस के, रिसोर्सेस में नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें। दूसरा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स जो है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। थर्ड चैप्टर इज अबाउट मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। फोर्थ इज अबाउट एग्रीकल्चर। फिफ्थ इज अबाउट इंडस्ट्रीज एंड सिक्स इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारे अपने चैप्टर्स हैं यहाँ पर। मतलब थोड़ा सा सिंपल ही एनसीईआरटी है, समझने में काफी आसान है। बस टर्म्स वगैरह उसके मीनिंग्स हमको यहाँ पर समझना है। तो पहला जो चैप्टर है यहाँ पर, इट इज अबाउट रिसोर्सेस। तो यहाँ पर दिया गया है रिसोर्सेस क्या रहते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी नीड, कोई भी चीज जो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती है, इट इज द रिसोर्स। नीचे एक वर्ड आया यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूज, कोई भी चीज का यूज रहना, उसको यूटिलिटी, उसको यूटिलिटी कहते हैं। जैसे वाटर की यूटिलिटी, एयर की यूटिलिटी, ऐसे। और वैल्यू, वैल्यू मतलब वर्थ। कोई भी चीज के हम बोलते हैं ना वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब वैल्यू भी अलग अलग रहते हैं, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब प्राइस। जैसा कार है, ऑटो है, इनकी प्राइस रहेंगी। पर जैसा वाटर है, एयर है, इनकी प्राइस नहीं रहती है, मतलब वैल्यू नहीं रहती, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से सोशल वैल्यू एक रहती है, जैसा स्टेटस वगैरह किसी पर्सन का, तो सोशल वैल्यू हो गई। पॉलिटिकल वैल्यू में मतलब जैसा पार्टीज है, कोई बड़ी पार्टीज है तो उसके ज्यादा रहेंगे पॉलिटिकल वैल्यू, अगर छोटे लोकल पार्टीज हैं तो कम रहेंगी, इस तरीके से। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी, इट इज एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। मतलब नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज का एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, तो इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग्स, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी कहेंगे। जैसे जैसे हम रोबोटिक्स कर रहे हैं, रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। या फिर हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन से क्या होता है, कपड़े कपड़े धोते हैं, लेकिन इससे वॉशिंग मशीन से ऑटोमेटिक हो गया और वो आसान काम हो गया, तो इसको तो टेक्नोलॉजी कहेंगे, जिससे हमारे काम आसान हो रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जिसमें है। इसके बाद
आगे चलते हुए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स, ये दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसा नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources। जो नेचर से डायरेक्ट लिए जा रहे हैं और विदाउट मच मॉडिफिकेशंस यूज होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। ओके, जैसा अपने पास फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, वुड वगैरह, या फिर फिशेस हैं, या जैसा मिनरल्स हैं, ये सारे अपने पास नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस में भी दो टाइप, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल नाम से भी हम गेस कर सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन, जिनकी क्वांटिटी हमको पता है, मतलब कितने इतने टन है, 1000 टन है, 2000 टन है अवेलेबल, उसको एक्चुअल रिसोर्सेस कहेंगे। These resources are being used in the present. The rich deposit of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in West Asia, dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources, जिनका क्वांटिटी भी पता है और यूज भी हो रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेस। इसके बाद जो दूसरा आता, पोटेंशियल रिसोर्सेस। Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. These resources could be used in the future. ऐसे resources को हम कहेंगे potential resources। जैसा the uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in future। क्योंकि वो यूरेनियम हम खुद भी यूज नहीं करते, हम जो यूज करते हैं वो बाहर से आता है। या फिर जैसा हम कह सकते हैं थोरियम, थोरियम डिपॉजिट है आंध्रा में, केरला में, लेकिन अभी भी हम उसका यूज नहीं करते, अभी उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। या फिर जियोथर्मल एनर्जी है, हम इसका अभी बहुत कम यूज करता है। अभी फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट हम बनाने वाले हैं, पूगा वैली नाम का रीजन है लद्दाख में, वहां पर ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो ये भी क्या होगा? पोटेंशियल रिसोर्स होगा। फिर यहाँ पर और कुछ टर्म्स हैं, जैसा कि रिसोर्स का ओरिजिन कैसा हो रहा है, तो दो टाइप के इनके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक मतलब जानदार चीजें, अबायोटिक मतलब बेजान। बायोटिक रिसोर्सेस आर लिविंग, सॉइल, रॉक एंड मिनरल आर अबायोटिक, बट प्लांट एंड एनिमल्स आर बायोटिक। ओके, तो मुझको बता, सनरेज क्या है? बायोटिक है क्या अबायोटिक है? सन रेज कोई बताएंगे? बायोटिक। अबायोटिक, तो बराबर, क्योंकि सन इज नॉट लिविंग, इट इज नॉन लिविंग। इसी तरीके से और दो कैटेगरीज हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका जो रीजनरेशन है ना वो बहुत मुश्किल है और बहुत स्लो स्पीड से होता है, उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो इसमें जैसा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, मतलब कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, मतलब इनके स्टॉक एक तो कम हो रहे हैं और रीजनरेट का स्पीड बहुत कम है, इसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ओके, इसके बाद जो रहता है अपना रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या रहेंगे? ऐसे रिसोर्सेज जो हम क्विकली रिन्यू होते हैं, क्विकली रिन्यू और रिप्लेनिश, तो इसको हम कहेंगे रिन्यूएबल। जैसा सोलर एनर्जी है, आज यूज कर लिए, कल फिर से सन आएगा और इतनी सारी एनर्जी देगा। विंड एनर्जी है, ये भी रिन्यूएबल है, सोलर, विंड, तो ऐसे हम इसको ये कहेंगे रिन्यूएबल। इसके बाद एक चीज रहती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। जैसे ह्यूमन भी कई बार रिसोर्सेस बनाता है, जैसा आयरन है, आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it। पीपल, लोग क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्स का यूज करके मॉडिफाइड रिसोर्सेज बनाते हैं, जैसा ब्रिज बना रहे हैं आयरन का यूज करके, रोड बना रहे हैं, तो मशीनरी बना रहे हैं, व्हीकल्स बना रहे हैं, ये सारे क्या है? हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। ओके, समझो इसको, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। इसके बाद है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस।
अब ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्सेस है, और ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहता है, इसमें क्या होता है, जो लोग हैं, लोग क्या दिया जाता है, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। ये चीजें अगर दी आपने लोगों को, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, तो लोगों का भी डेवलपमेंट होता है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। और एक टर्म यूज होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये क्या रहता है, तो ये बताओ मुझको, डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? बताइए, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। Population, sir. Sir, Human population. young population, sir. कौन सी पॉपुलेशन? सर ऐसी पॉपुलेशन जिसमें अभी काम करने का पोटेंशियल है, लाइक कैपिटल, सोशल कैपिटल। हाँ, बराबर बराबर। तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में, कि मतलब ये जो एज ग्रुप है 15 to 59 ईयर्स ऑफ द एज, ये लोग क्या करते हैं, यंग है, ये काम करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इसको रीप करना, इसके बेनिफिट उठाना, उसी को कहेंगे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ओके। इसी तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब चीजों को इस तरह यूज करना कि अभी प्रेजेंट के भी नीड हमारे सेटिस्फाई हो, और फ्यूचर जनरेशन के भी नीड सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी अफेक्ट ना हो। इसी को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो टर्म फर्स्ट टाइम दिया गया था, एक मतलब कंसेप्ट डिफाइन की थी, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट आया था अराउंड 1988 के आसपास। तो तब ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दी गई थी। तो ये चीजें थी यहाँ पर, मेनली रिसोर्स, उसके टाइप्स, नेचुरल, मैनमेड, और नेचुरल के टाइप, मैनमेड के टाइप। तो इस तरीके से हमने वो चैप्टर देखा। अब जो सेकंड वाला चैप्टर है, इसमें क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो सबसे पहले बात चलेंगी लैंड की। तो लैंड में देखो, लैंड यूज इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, मोस्ट ऑफ इट आर ऑन लैंड इटसेल्फ। तो हम लैंड पर जो एक्टिविटी होती है, वही हिसाब से हम लैंड यूज कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। लैंड यूज होता है, एक तो क्रॉप लैंड रहेगा, या फिर पास्चर लैंड, फॉरेस्ट, या फिर अदर यूज। क्रॉप लैंड मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। पास्चर, पास्चर ये ऐसा लैंड रहता है जहां पर मतलब एनिमल्स रियर करते हैं, उनके लिए वहां पे फॉडर वगैरह ग्रो किया जाता है, या फिर नेचुरली अवेलेबल रहता है, उसको हम पास्चर लैंड कहते हैं। जैसा सूडान, सेवाना, साइबेरिया, ये जो ग्रास लैंड है, इसको पास्चर कहेंगे। और उसके बाद रहेगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जहां पर मतलब फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह है, तो उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे। और अदर यूज जो रहता है, जैसा ह्यूमंस के कॉलोनीज हैं, या फिर इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे को हम क्या कहेंगे, अदर यूज। आप जैसा ऑस्ट्रेलिया का देखो, वहां पर पास्चर लैंड बहुत ज्यादा है, 56% पास्चर लैंड है। ब्राजील में देखो 66% फॉरेस्ट लैंड है। कनाडा में अदर यूज ज्यादा है, 52%। इंडिया में क्रॉपलैंड सबसे ज्यादा है, 57%। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया के पास अगर 100 एकड़ लैंड है, तो उसमें से 57 एकड़ क्रॉपलैंड है, ऐसा बोल रहे हो। उसके बाद देखो रशिया, जापान में 67% फॉरेस्ट है, तो जापान में फॉरेस्ट ज्यादा है। ओके, ये चीज समझ लो। ये पूरा लैंड यूज के पैटर्न बताएं, लैंड पे क्या करते हैं। अभी लैंड यूज जो पैटर्न है ना हमारा, चेंज हो रहा है। एक चीज ये याद रखना है, तो उसमें दो तीन चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, कि जैसा क्रॉपलैंड इंडिया का बढ़ गया। क्रॉपलैंड पहले थोड़ा सा कम था, अभी 1-2%, ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। क्रॉपलैंड मतलब लैंड एंड एग्रीकल्चर बढ़ा है। पास्चर हमारे कम हुए हैं, पास्चर लैंड हमारे कम हुए हैं। अब बता, फॉरेस्ट बढ़ा है कि कम हुआ? पिछले अगर 10 साल की बात कर, फॉरेस्ट लैंड बढ़ा है या कम हुआ है?
इंक्रीज हुआ सर है कम सर। हुआ। हाँ सर। फॉरेस्ट देखा जाए ना, हमारा फॉरेस्ट बड़ा है हमारा, ठीक है, फॉरेस्ट कवर बड़ा है, क्योंकि अभी 24 पॉइंट समथिंग है, इससे पहले 23 कुछ तो भी था, उससे पहले 22 कुछ तो भी था। मतलब अभी रिसेंट में 10 साल की अगर बात करते तो बड़ा है वो, ऑब्वियसली बड़ा ही है, ठीक है। तो उसको याद रखना, फॉरेस्ट बड़ा है, पास्चर कम हुआ है, एग्रीकल्चर वाला बड़ा है, और जो अदर यूज रहता है, हैबिटेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये भी बढ़ गया है, ठीक, ये चीज समझ लेना। और आगे रिपीट भी होगा, इसी को लैंड यूज चेंज कहते हैं। लैंड यूज वगैरह चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के अंडर में ज्यादा तो लैंड है, फिर हम अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लैंड रिक्लेमेशन कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रही है, और इन सारी चीजों की वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको लैंड को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना जरूरी है। ओके, तो ये चीज समझो आपको, हमको लैंड को प्रिजर्व करना जरूरी है। अफॉरेस्टेशन वगैरह ये सारी चीजें मतलब अनकंट्रोल्ड है, तो उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को वगैरह, ठीक है। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, कोई मतलब हाइट पर से जमीन का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, इसको कहेंगे लैंडस्लाइड। इसमें याद रखो कि ये जो लैंडस्लाइड होती है, इट इज अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, मैनमेड फोर्स की वजह से नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है कि मास मूवमेंट ऑफ द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि काफी बार ये जो ग्रेविटी के बजाय दूसरा वर्ड यूज होता है, इसको लैंडस्लाइड कहेंगे। लैंडस्लाइड के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं बेस्ड अपॉन स्पीड ऑफ मूवमेंट। जैसा बहुत ही स्लो हो रहा है, उसको क्रिप कहेंगे, क्रिप, बच्चे जो रेंगते हैं ना, उसको क्रिप कहते हैं। तो बहुत स्लोली स्लोली हो रहा था, उसको क्रिप कहेंगे, क्रिप से उतना रिस्क नहीं रहता है। फिर इससे थोड़ा फास्ट रहती है मड फ्लो, सॉइल फ्लो, और उससे भी फास्ट रहती है आपका एवेलेंची लैंडस्लाइड। ये भी आएंगे आगे 11th एनसीईआरटीज में। और इसके लिए एक सॉल्यूशन है, रिटेंशन वॉल। ये जो वॉल दिख रही है आपको, एक कंपाउंड वॉल टाइप में बनाते हैं रोड के आसपास, तो ऊपर से कुछ गिरा भी तो वो वॉल के पीछे ही गिर जाएगा। तो ये रिटेंशन वॉल या फिर शेल्टर बेल्ट जिसको कहते हैं, ऐसी चीजें हम बना सकते हैं। इसके बाद सॉइल पर है। सॉइल के कंटेक्स्ट में 2-3 टर्म्स याद रखना है कि जैसा वेदरिंग, वेदरिंग सॉइल जो बनती है ना, ये रॉक के वेदरिंग से बनती है, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ द रॉक। तो वेदरिंग मतलब क्या रहता है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल, मैन। तो रॉक का कोई भी वजह से अगर ब्रेकअप हो रहा है छोटे पार्टिकल्स में, उसको हम कहेंगे वेदरिंग। वेदरिंग में इतनी चीज याद रखना, वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है, बस रॉक से छोटे पार्टिकल निकलेंगे और वहां पे नीचे गिर जाएंगे बाजू में, और इसका जो मूवमेंट होगा बाद में विंड से या फिर एयर से या फिर रिवर से, इसको कहेंगे हम इरोजन कहेंगे। इरोजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ विदर्ड पार्टिकल। वेदरिंग में बस लोकलाइज फिनोमेना है। अब ये जो डायग्राम है देखो, सॉइल को जैसे हम केक को कट करते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, ऊपर क्रीम रहता है, नीचे ब्रेड रहेगा, फिर और क्रीम रहेगा और नीचे ब्रेड। इसी तरीके से सॉइल का अगर आप ऐसा क्रॉस सेक्शन, जहां पे अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो बेसमेंट खोदा जाता है, तो आपको समझ में आएगा जैसे सॉइल के लेयर्स रहते हैं। तो जो सब सॉइल का जो टॉप लेयर रहता है, वहां पर क्या रहता है, ह्यूमस और वेजिटेशन। ह्यूमस मतलब जो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहता है, जो ब्लैक कलर का रहता है, इसको हम ह्यूमस कहते हैं।
और वेजिटेशन, ये टॉप मोस्ट लेयर पे रहता है। इसके बाद नीचे लेयर पे क्या रहता है, सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट और क्ले। ये सैंड, सिल्ट और क्ले ये है मतलब सॉइल जो रहता है ना, सॉइल के पार्टिकल के हिसाब से, पार्टिकल की साइज जो रहती है वो हिसाब से उसको कैटेगरी रहते हैं। एक रहता है सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड की साइज बड़ी रहती है, सिल्ट उससे छोटी और क्ले सबसे फाइनर टाइप ऑफ सैंड पार्टिकल। तो इसमें मतलब सबसे छोटी रहेंगी पार्टिकल की साइज, इसको क्ले कहेंगे। तो सबसे अच्छी सॉइल जो रहती है वो क्ले रहती है। तो देखो सैंड, सिल्ट, क्ले, इनका जो रिलेटिव परसेंटेज रहता है सॉइल में, इसको कहेंगे सॉइल टेक्सचर कहेंगे। आप जैसा क्या करो, जैसा आपने एक टाइप की दाल ले ली, तुअर की दाल, मूंग की दाल, इसमें जो छोटे वाले जो साइज के हैं उसको अलग करो, उससे बड़े वाले अलग करो, सबसे बड़े वाले अलग करो। तो ये जो कितना क्वांटिटी है, इनका रिलेटिव परसेंटेज कितना है 1 kg में, तो उसको कहते हैं टेक्सचर। तो ऐसे ही सॉइल का टेक्सचर मतलब सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, इसका रिलेटिव परसेंटेज। जैसा हमारी एल्यूवियम सॉइल है, तो एल्यूवियम सॉइल बहुत ही अच्छी तरीके की सॉइल रहती है। तो इसमें मतलब जो क्ले वगैरह ज्यादा रहेगा, सिल्ट भी थोड़ा रहेगा और सैंड उससे थोड़ा रहेगा। उसके बाद वाला जो लेयर रहता है वो विदर्ड रॉक मटेरियल, जो रॉक मटेरियल जो विदर्ड हुआ है वो रहेगा, और उसके नीचे वाला पेरेंट रॉक रहेगा। तो एक चीज समझ आएगा, टॉप सॉइल, सब सॉइल, विदर्ड रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक मटेरियल। और जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्रॉस सेक्शन जो है ऐसा, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ये याद रखना, सॉइल प्रोफाइल इज डिफरेंट, सॉइल टेक्सचर इज डिफरेंट। और जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें 5 फैक्टर्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के लिए वो है पेरेंट रॉक। किस पत्थर से सॉइल बनी है, तो वो बेसिस पे सॉइल का कलर डिटरमाइन होगा, टेक्सचर डिटरमाइन होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिटरमाइन होंगे। अगर समझो बेसाल्ट रॉक से बनी है सॉइल, तो आपकी सॉइल का कलर जो रहेगा वो ब्लैक रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब वो रॉक में जो मिनरल ज्यादा रहेगा ऑब्वियस है वो भी सॉइल में ज्यादा मिलेगा। इसके बाद रिलीफ। रिलीफ मतलब चढ़ान या उतार वो जगह का। अगर उतार है वो आपके लैंड पे और रफ टोपोग्राफी है, तो इससे क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स का बहुत ही इरोजन होगा, बार बार इरोजन, वेदरिंग, इरोजन वगैरह होगा। इससे एकदम फाइनर टाइप ऑफ सॉइल मिलेंगे। स्लोप वगैरह अगर ज्यादा है, मूवमेंट फास्टर हो रहा है, तो विरोजन वगैरह ज्यादा होगा। उसके बाद रहता है फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सारे एक्ट होते हैं रॉक्स पर। जैसे आपके बरोइंग एनिमल्स रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, होल्स गिराएंगे पत्थर में वगैरह, या फिर ट्रीज के रूट जो रहते हैं वो पेरेंट रॉक को पेनिट्रेट करते हैं, तो इससे उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। या फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं, तो तब भी क्या होता है, वेदरिंग वगैरह होता है। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो ऑर्गेनिज्म भी इंपैक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। इसके बाद है टाइम। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ओके, जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना ज्यादा थिकनेस बनेगा सॉइल प्रोफाइल का, उतना मोटा लेयर बनेगा। ओके, तो टाइम भी मैटर करता है। और लास्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में जैसा टेम्परेचर है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, समझो बहुत गर्म भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है फास्ट। इससे क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन, इरोजन, वेदरिंग ज्यादा होगा और सॉइल फॉर्मेशन रेट भी ज्यादा होगा। जहां पर सेम टेम्परेचर है, ज्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं, तो वहां पे सॉइल फॉर्मेशन का रेट भी कम रहेगा। इसी तरीके से रेनफॉल भी इंपैक्ट करता है। रेनफॉल बहुत ज्यादा इंटेंस है, वो भी इरोजन वगैरह करता है सॉइल का, तो वो भी इंपैक्ट करेंगे। तो ये 5 फैक्टर बार बार पढ़ना है, याद रखना है। अब जो सॉइल कंजर्वेशन के जो तरीके हैं ये यहाँ पर दिए हैं। सॉइल कंजर्वेशन कैसे किए जा सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन मतलब जो बनी बनाई जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाना, मतलब उसका हवा, वाटर, एयर के साथ निकलकर चला जाना, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो इसको कंजर्व करने के लिए मेथड्स हैं, जैसा मल्चिंग है।
मल्चिंग में क्या करते हैं पता है, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसको ढक देते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, जैसा पत्ते हैं, स्ट्रॉज हैं, रेसिड्यूज हैं, क्रॉप रेसिड्यू, इससे उसको ढक देना, इसको हम क्या कहेंगे, मल्चिंग कहेंगे। तो अगर आप कोई कवर बिठा रहे हो सॉइल पर, तो उससे क्या होगा, एयर से वगैरह जो इरोजन होने वाला है वो नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है मल्चिंग का। दूसरा था कंटूर बैरियर्स, कंटूर बैरियर या कंटूर प्लोइंग या टेरेस फार्मिंग, ये सारे ऐसे, ये देखो टेरेस फार्मिंग, ये स्टेप स्टेप वाइज पैटर्न में रहते हैं, स्लोप्स पे जनरली किया जाता है, पैरेलल टू द स्लोप रहता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, वाटर का या फिर जो सॉइल का जो, अगर पानी के साथ सॉइल बह भी रही है तो ओवर द पीरियड क्या होगा, उसका रेट कम होते जाएगा, इरोजन कम होगा अगर टेरेस टाइप में हम फार्मिंग करेंगे। या फिर कंटूर फ्लोइंग कहेंगे, ये भी लगभग वैसा ही है कंटूर फ्लोइंग। यहाँ पर बस स्टेप्स नहीं रहते, अल्टरनेट लेयर्स वगैरह हैं, ये भी आप समझ लेना। इसके बाद और एक तरीका है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या करेंगे, क्रॉप और मतलब मेन क्रॉप तो रहेगा, बीच में और एक दूसरा और ये भी क्रॉप लेंगे, तो इससे भी सॉइल इरोजन आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में शेल्टर बेल्ट दिए। शेल्टर बेल्ट में क्या कहते हैं, आपका जो खेती का जो बांध है, जो बॉर्डर है, वहां पर बड़े बड़े ट्रीज प्लांट करेंगे। इससे क्या होगा, उसके जो रूट्स हैं उस सॉइल को ये करेंगे, पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे, और जो साइड से जो विंड्स भी आ रहे हैं स्पीड में, तो विंड्स की वेलोसिटी भी कम करेंगे, उससे सॉइल इरोजन कम होगा। ये जो डायग्राम है साइड वाली 2.7, इट इज अबाउट शेल्टर बेल्ट। ऐसे बड़े बड़े ट्रीज लगाए जाते हैं बॉर्डर वॉल पे। इसके बाद यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने काफी बार डिस्कस भी कर चुके थे कि वाटर, अगर दुनिया में अगर हम सपोज करते हैं कि मतलब 100 लीटर वाटर है, ऐसा अज्यूम करो, तो 100 लीटर में से 97.3% वाटर ओशंस में है, 97.3%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 97.3% इज साल्ट वाटर, सो हम इसको ड्रिंक के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, अब बचा अपने पास 2.7%, तो 2.7% हमारा फ्रेश वाटर है, बट ये 2.7% में से 2% क्या है, फ्रोजन है। 2% मतलब ग्लेशियर्स में वगैरह फ्रोजन है, तो ये भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल फ्रेश वाटर इज जस्ट 0.7%। और ये जो 0.7% है, इसमें से भी जैसा कुछ ग्राउंड वाटर है, कुछ लेक्स में है, कुछ एयर में मॉइस्चर है, कुछ रिवर्स में है। तो ऐसा इस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड में, इसलिए हमको वाटर का कंजर्वेशन करने की भी जरूरत है। मुझको बताओ, सबसे ज्यादा वाटर यूज कहाँ पे होता है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए होता है, या एग्रीकल्चर के लिए होता है? हाइस्ट वाटर यूज एग्रीकल्चर। 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 हाँ, एग्रीकल्चर के लिए होता है। ऑलमोस्ट 90% जो वाटर है ना इंडिया का, वो कंज्यूम होता है एग्रीकल्चर के लिए, याद रखना। ये एक, इसको इरिगेशन कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर ये इससे क्या होता है, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर होता है। दो टाइप के इरिगेशन मेनली यूज होते हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप में मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देते हैं, और स्प्रिंकलर में फवारा टाइप में। तो ये दोनों तरीके हैं वाटर कंजर्व करने के लिए। यहाँ पर और एक टर्म आती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rainwater harvesting is the process of collecting rain water from the rooftops and directing it to an appropriate location and storing it for future use. जो बारिश का पानी आ रहा है उसको जमा कर रहे हैं और जमीन के अंदर उसको परकोलेट कर रहे हैं, इसको कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैं आपको एक होमवर्क दिया था, व्हाट इज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, तो कोई करके आया उसको? टर्म का मीनिंग बताओ, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये टर्म का मीनिंग क्या है बताओ?
गेस तो करो। ठीक है, चलो बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट क्या रहता है कि मतलब वाटरशेड क्या रहता है, आपका कोई भी समझो रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो रिवर को जो पानी आता है ट्रिब्यूटरीज से आता है, और ट्रिब्यूटरीज को छोटे छोटे स्ट्रीम्स आके मिलते हैं। तो जहां जहां से पानी आ रहा है मेन स्ट्रीम में, उसको कहते हैं वाटरशेड कहते हैं, वाटरशेड। अब ये जो वाटरशेड है, तो वाटरशेड रीजन में के वाटर का यूज जो है आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जैसा वहां पर जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसा ह्यूमन है उसको मैनेज करना, फिर इसी तरीके से एनिमल्स हैं उनको मैनेज करना, एग्रीकल्चर है उनको मैनेज करना, क्योंकि ये सारे क्या है, वाटर को कंज्यूम करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, लाइफ स्टॉक रिसोर्स, तो ये सारे चीजों को मैनेज करना, इसको कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो ये बात समझो, इसमें से वाटर का मैनेजमेंट नहीं आता, बल्कि दूसरे जितने भी रिसोर्सेज चीजें जो वाटर का यूज करते हैं या वाटर से रिलेटेड है, उन सारों को मैनेज करना। तो इसका मतलब होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, ये चीज समझो। फिर इसके बाद हमारे पास जो अभी स्कीम है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें एक कंपोनेंट ये भी है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद ये देखो डिफरेंट स्फीयर्स हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पे वाटर रहता है, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, सॉलिड लेयर, एटमॉस्फेयर जो जहाँ पर एयर वगैरह है। अब ये सारे तीनों का जहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस रहता है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर कुछ टिपिकल बायोस डायवर्सिटी स्पेशीज के बारे में यहाँ पर मेंशन है। तो इसमें आप देखो, जैसा वल्चर के बारे में दिया गया। वल्चर मतलब गीदड़ जिसको हम कहते हैं, जो डेड बॉडीज पे वगैरह उसको खाते हैं, स्कैवेंजर बोल के काम करते हैं। ओके, तो ये जो वल्चर्स हैं, वल्चर की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो कम क्यों हो रही है? तो जैसा हम क्या करते हैं, जो लाइफ स्टॉक है, अब जैसा गाय भैंस है, इनमें जो पेन किलर के लिए हम डाइक्लोफिनेक यूज करते हैं। डाइक्लोफिनेक एक टाइप का ड्रग है, ड्रग मतलब मेडिसिन। तो इसको पेन किलर बोल के यूज किया जाता है एनिमल्स में। लेकिन जब एनिमल की डेथ होती है, तो वल्चर उस पर फीड करते हैं, और वो डाइक्लोफिनेक का जो क्वांटिटी है वल्चर में चला जाता है। अब वल्चर में क्या हो रहा है, वो बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। एक वल्चर समझो ऐसे 2-4 बफेलो को खा ली, तो उसके अंदर वो ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे डाइक्लोफिनेक, और ज्यादा डाइक्लोफिनेक से किडनी फेल्यूर हो रहा है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, वल्चर की डेथ हो रही है, कम हो रहा है वल्चर। तो ये कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारे इंडिया में, तो उन्होंने काफी उसके लिए आवाज उठाई थी, वल्चर कंजर्वेशन के लिए। तो वो कम्युनिटी का आप नाम गेस कर सकते हैं, जो वल्चर के लिए काफी कंसर्न है? पारसी। पारसी कम्युनिटी। हाँ, ये जो पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी में क्या रहता है, जैसे हिंदुइज्म में डेड बॉडी को क्रिएट करते हैं, इस्लाम में डेड बॉडीज को ब्यूरी करते हैं। तो पारसी कम्युनिटी दे नेदर बुरी नॉर क्रिवेट, ये क्या करते हैं, इनके जो कब्रिस्तान रहते हैं ना, वहां पर दे जस्ट लीव डेड बॉडी एज ओपन, वैसे ही छोड़ देते हैं डेड बॉडी, और वल्चर्स आके उस पर फीड करते हैं। ओके, उनका ऐसा मानना है कि जमीन, लैंड इज प्योर और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस आर इम्प्योर, सो दे डोंट वांट टू पोल्यूट द लैंड, सैक्रेड लैंड, बाय ब्यूरिंग द ह्यूमन बॉडी इनटू इट। सो उसको ऐसा ही उसको छोड़ देते हैं, दफनाते नहीं है। तो इसलिए अब वल्चर की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, तो डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा। तो इसलिए वो लोगों ने काफी आवाज उठाई है। ओके, अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कुछ मेजर्स बताएं। जैसा हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया हम डेलिनेट करते हैं, और वहां के एक्टिविटीज भी हम रेगुलेट करते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह नहीं रहता, एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पजेस वगैरह। और अगर तीनों का कंपेयर करते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन रहता है ना बायोस्फीयर रिजर्व में दिया जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व में। उसके बाद नेशनल पार्क आएगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग वगैरह अलाउ रहता है, लेकिन नेशनल पार्क में और बायोस्फीयर रिजर्व में ग्रेजिंग वगैरह ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। ओके, इसी तरीके से और एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे, साइट्स। साइट्स इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है इंडेंजर्ड स्पीशीज का, जैसा टाइगर के स्किन का, राइनो के हॉर्न्स का, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था 1973 में। इसी को वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वॉशिंगटन कन्वेंशन। ऐसा और एक कन्वेंशन है, उसका नाम है CMS, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पेशीज। तो इसमें क्या करेंगे, माइग्रेटरी स्पेशीज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर प्रोविजंस है। जैसा ये इंडेंजर स्पेशीज के लिए, वैसा माइग्रेटरी स्पेशीज जो बर्ड्स हैं, एनिमल जो माइग्रेशन करते हैं, उनके लिए है। और ये जो कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पेशीज है, इसका दूसरा नाम, ये सिटी है जर्मनी में, और ये कन्वेंशन आया था 1980 में। और इसमें है ना 2 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स मतलब 2 लेवल के कैटेगरीज रहते हैं जिसमें एनिमल को रखा जाता है। तो इसमें 2 अपेंडिक्स हैं CMS में। अपेंडिक्स बोलो या शेड्यूल बोलो। तो साइट्स में कितने हैं, किसी को पता है? साइट्स में कितने अपेंडिक्स हैं? यहाँ पर 3 हैं, याद रखना है, 3 अपेंडाइसेस। मतलब 3 टाइप की लिस्ट रहते हैं एनिमल्स के, एक में वो अलग अलग फीचर्स के हिसाब से। तो इसको करंट अफेयर में वगैरह विजन में कई बार आता है। ओके, इसके बाद देखो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, ये देखते हैं। अब मिनरल एंड पावर रिसोर्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस की बात की गई है। मिनरल्स, तो देखो मिनरल a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called as mineral। जिसमें definite chemical composition रहता है उसको कहते हैं मिनरल कहते हैं। जैसा हमारा साल्ट भी क्या है, मिनरल ही है। साल्ट इन योर फूड, उसमें क्या रहता है, Na और Cl रहता है। वाटर भी मिनरल ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा उसमें। जैसे हम पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल का जो ब्लैक कलर है वो ग्राफाइट, वो जो उसकी लीड रहती है वो ग्राफाइट से बनती है, ठीक है। ग्राफाइट ये कोयले का टाइप ही है। मिनरल्स जो है ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनको मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक, अब ध्यान से सुनो बस। मेटालिक मतलब क्या रहता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट रहते हैं। और जो नॉन मेटालिक रहते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसी तरीके से जो मेटालिक रहते हैं इनको लस्टर या फिर शाइन रहते हैं, जैसा स्टील वगैरह देखो ये शाइनिंग करते हैं। नॉन मेटालिक जैसा कार्बन वगैरह, इसमें शाइनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहती है। ओके, अब जो मेटालिक मिनरल है इसमें भी 2 ग्रुप है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे फेरस में आएंगे। और नॉन फेरस जो रहते हैं, जो आयरन से रिलेटेड नहीं है, उसमें मतलब गोल्ड, सिल्वर, तो गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, ये आपका नॉन फेरस में आएगा। ओके, ये चीज समझ लेना। और जो मतलब रॉक अभी हम जमीन में खोदते हैं आयरन के लिए वगैरह, तो उसमें जो मिलता है जमीन के अंदर उसको हम कहते हैं ओर कहते हैं। ओर मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपना मेटल निकाल रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे ओर। तो ओर क्या रहता है, वो रॉक रहता है। और रॉक is an aggregate of one or more mineral but without definite composition. Rock from which minerals are mined are known as ores। ऐसे पत्थर जिससे मिनरल्स निकाले जाते हैं उसको ओर कहते हैं। जैसा आयरन का ओर रहता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, या फिर एल्यूमिनियम का ओर रहता है बॉक्साइट, कार्बन का रहता है ग्राफाइट। वैसे हर मेटल्स, नॉन मेटल्स के अपने अपने ओर रहते हैं। अब ये जो ओर्स निकाले जाते हैं इसके कई तरीके हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग।
इसमें देखो माइनिंग में भी दो टाइप, ओपन कास्ट, शाफ्ट कास्ट। माइनिंग और क्वेरिंग में डिफरेंस याद रखना। क्वेरिंग में क्या होता है, जो लैंड का सरफेस है ना, उसके एकदम करीब में ही आपके क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। तो आपको ज्यादा खुदाई की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही खोद लिए तो आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, उसको कहते हैं क्वेरिंग कहते हैं। और माइनिंग में थोड़ा सा डेप्थ रहता है, कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है क्वेरिंग के। तो उसमें भी दो है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट में क्या रहते हैं, जो रिलेटिवली करीब है अर्थ के सरफेस से, तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, पूरा वो एरिया खोद देते हैं, तो उसको कहते हैं ओपन कास्ट। मतलब ओपन स्काई, ओपन कास्ट, डायरेक्ट पूरा खोद के निकाल रहे हैं। और अगर डेप में है तो पूरा खोदना पॉसिबल नहीं रहता, तो एक टनल वगैरह बनाते हैं और फिर उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं अंदर से, इसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। शाफ्ट माइनिंग डेप के लिए, ओपन कास्ट माइनिंग क्लोजर टू सरफेस, और क्वेरिंग ऑन सरफेस ही रहता है। और ड्रिलिंग जो रहता है, ड्रिलिंग में क्रूड ऑयल वगैरह आपको निकालना है ना, तो मतलब पाइप्स वगैरह छोड़े जाते हैं, जैसे अपने बोरवेल वगैरह रहते हैं ना, उसको हम ड्रिलिंग कहेंगे। तो ये सारे तरीके एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए। जो मेटेलिक वगैरह जो मिनरल्स रहते हैं ना, मेटेलिक मिनरल, ये मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ज्यादा तौर पे। और जो क्रूड ऑयल वगैरह, जो नॉन मेटेलिक मिनरल है, क्रूड ऑयल, लाइमस्टोन वगैरह, ये सारे मिलेंगे सेडिमेंट्री। क्योंकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो जो भी फॉसिल रिमेन है वो बर्न हो जाते हैं। तो फॉसिल रिमेन जो मिलते हैं वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में है, इसलिए क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे हमको सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलेंगे। एशिया में मिनरल रीजन्स, ये वर्ल्ड के वैसा बताया गया है कि मिनरल रीजन्स का कहाँ पर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, आयरन कॉपर मिलता है, बॉक्साइट भी मिल रहा है। रशिया में साइबेरिया है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू फेमस है। अफ्रीका में वेस्टर्न कोस्ट, और यूरोप में जर्मनी वगैरह ये रीजन है। और साउथ अमेरिका में कोलंबिया, फिर नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में भी है, यूएसए में भी है, एपेलेचियन माउंटेन वगैरह। तो यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। कुछ और रीजन्स हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए जिनके नाम, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कैनेडियन शील्ड, एपेलेचियन रीजन। तो यहाँ पर क्या मिलता है, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। तो हम एक एक बस लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन जो कहते हैं ना ये लोग, तो इधर है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ये रीजन है। यहाँ पर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जो अपना रॉकीज माउंटेन है ना, उसके आसपास ही है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वो याद रखना, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा उसको कहते हैं। इसके बाद जो नीचे है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड मतलब कनाडा है, और यहाँ का जो हडसन बे के जो पास का रीजन है उसको कैनेडियन शील्ड कहते हैं। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको एपेलेचियन माउंटेन दिखेगा, एपेलेचियन माउंटेन रेंज। तो वो ईस्ट साइड ऑफ यूएसए है एपेलेचियन माउंटेन। वेस्ट साइड में तो रॉकी है, और दोनों के बीच में है ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन जो यूएसए का है, वो दोनों के बीच में एपेलेचियन माउंटेन और रॉकी माउंटेन, ये दोनों के बीच में। डायग्राम देखो ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे स्पेशल मेंशन है। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर दो सिटीज बहुत फेमस है, कालगुरली एंड कुलगार्डी। एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। यहाँ पर लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल मिलते हैं कालगुरली और कुलगार्डी में।
पहले देखो यहाँ पर कोई भी हैबिटेशन नहीं था। गोल्ड की जब डिस्कवरी हुई ना, तो पूरी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आए और माइनिंग वगैरह करने लगे। तो अब यहाँ पर अब सिटीज बस गए। इसको क्या कहते हैं, मिनरल टाउन भी कहते हैं, ऐसे सिटीज जो मिनरल की वजह से फेमस हैं। जैसे अपने पास भी है रांची वगैरह, तो यहाँ पर कालगुरली और कुलगाड़ी, ये नाम याद रखना। अब मुझको बताओ, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? गोल्ड कैपिटल या गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? हमने देखा था इसको, बताइए। जोहान्सबर्ग, बराबर। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर कई सारे क्रिकेट का बड़ा स्टेडियम भी है, तो क्रिकेट के मैचेस वगैरह भी अच्छे होते हैं यहाँ पे। अंटार्कटिका में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, अंटार्कटिका और अटलांटिक। यहाँ ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स इसको कह सकते हैं। इंडिया में हमारे आयरन मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, माइका मिलता है, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, साल्ट, ये सारे मिनरल्स हमारे पास मिलते हैं। माइका की अगर बात की जाए, जिसको अभ्रक कहते हैं, तो अभ्रक, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका। माइका की खास प्रॉपर्टी क्या है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, but bad conductor of electricity. PYQ है। और इसका यूज देखो कैसा होता है, मतलब अगर ये हीट को तो कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर रहा, मतलब इंसुलेटर है। तो पहले जो हमारे आयरन रहते थे, जो जिसको हम प्रेस करते हैं, इस्त्री जिसको कहते हैं, इस्त्री का जो सामने का हिस्सा रहता है ना, तो वो माइका से बनाते थे। मतलब वो हीट तो आ जाए वहां से, पर करंट ना आए। तो ऐसा माइका कई सारी जगह यूज होता है माइका। अभी लेकिन इसको सिंथेटिक मटेरियल्स वगैरह नए डिस्कवर हो गए जो उससे भी चीप है, तो अभी इसका मतलब यूज कम हुआ है। गोल्ड जो है, गोल्ड हमारे पास मिलता है कोलार रीजन, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में है। ओके, ये वन ऑफ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है। यहाँ जो डायग्राम है क्वेरिंग की है, क्वेरिंग देखो एकदम सरफेस के पास ही ये पत्थर निकाल रहे हैं, तो सरफेस के पास ही जो होता है उसको क्वेरिंग कहते हैं। ये साल्ट बना रहे हैं, नमक जो बनाते लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सांबर लेक, सांबर लेक राजस्थान में। इसी तरीके से मिनरल्स का भी हमको कंजर्व करना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रहा है, तो इसके लिए 3R स्ट्रेटेजी रहती है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके, अब यहाँ पर पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन आए। पावर जिससे हम बिजली या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तैयार करते हैं, तो ब्रॉडली इसमें दो टाइप है, कन्वेंशनल रहता है और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हम कई सारे दिनों से यूज करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसा ऑयल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, फायरवुड है, कोल है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये सारे को हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और जो नॉन कन्वेंशनल है, तो हम जब लगभग समझो जो हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूज कर रहे हैं, 1950s के आसपास से जो हम यूज कर रहे हैं, उसको नॉन कन्वेंशनल कहेंगे। तो नॉन कन्वेंशनल पहले तो देखो पूरे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोल के बारे में दिए हैं, पेट्रोलियम के बारे में दिए हैं। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये भी हम पहले से यूज करते हैं। और नॉन कन्वेंशनल जो हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से समझो लगभग यूज कर रहे हैं, तो उसमें जैसा सोलर एनर्जी है, सन के रे से इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं। ओके, और न्यूक्लियर एनर्जी है, वर्ल्ड वॉर 2 में इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ, जापान पर किए थे। या फिर बायोगैस एनर्जी है, बायोगैस में मतलब जो काउ डंग वगैरह है, इससे नेचुरल गैस बनाते हैं। या फिर जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, तो ये सारे क्या है आपके ये सारे हैं आपके नॉन कन्वेंशनल हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशन पहले नहीं था यूज करने का। मुझको बताओ, हाइडल एनर्जी कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है? हाइडल एनर्जी, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, बताओ। कन्वेंशनल। कन्वेंशनल है, बहुत पहले से यूज करते हैं, तो ये क्या है, कन्वेंशनल है। और वो होता है रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? हाइडल एनर्जी।
नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल। ओहो, रिन्यूएबल है, हाइडल एनर्जी तो रिन्यूएबल है। वाटर देव कितना सारा है अपने पास, पूरा ओशन में वाटर है, लगभग 71% वाटर है हमारे पास, 78%। ओके, तो वाटर खत्म नहीं होने वाला, वाटर बहुत है हमारे पास, रिजनरेशन भी होता है उसका। ओके, तो इसलिए हाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल बट इट इज कन्वेंशनल। थोड़ा सा समझ लेना। यूरेनियम की अगर बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, इट इज नॉन कन्वेंशनल, अभी अभी यूज करें, बट लेकिन नॉन रिन्यूएबल है। यूरेनियम अब नहीं बनेगा, तो उसका बहुत स्लो रिजनरेशन रेट रहता है, तो इसलिए वो एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। यूरेनियम रिसोर्सेज भी, जितने मिनरल रिसोर्सेज है, एक दिन खत्म हो जाना, तो इसलिए वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ पर क्या होता है, हॉट वाटर निकलता है अर्थ के क्रस्ट से, ऑटोमेटिक निकलता है। तो ये जो हॉट वाटर है, इससे इसके वेपर से टरबाइन फिराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। इसी को जर्म जियोथर्मल एनर्जी हम कहेंगे। जियोथर्मल का जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा, पुगा वैली लद्दाख में बनाने वाले हैं। अर्थ का वाटर जो क्रस्ट से आ रहा है, वो हीट क्यों होता है, कोई बताएंगे रीजन? उसको हीट एनर्जी कहां से मिल रही है? एनी गेस? सर इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो हीट है वही मिलती है। बराबर बराबर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसा हम पढ़ते हैं मैंटल है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आउटर कोर पूरा लिक्विड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जितना डीप जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। तो और ग्राउंड वाटर, अगर वो हीट सोर्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो लावा के वगैरह मैग्मा के कांटेक्ट में, तो वो गर्म होगा और वो हीट ट्रांसफर होंगी और वो उससे वेपर्स हॉट वाटर बनेंगे, प्रेशर बढ़ेगा और वो बाहर आ जाए। उसी को हम कहते हैं हॉट स्ट्रीम्स कहते हैं। जो हॉट स्ट्रीम्स रहते हैं ना, वहां पर क्या कंटिन्यूअस वाटर आ रहा है, और एक रहता है गीजर, हॉट गीजर्स। गीजर्स में क्या है, इंटरमिटेंट रहता है, मतलब 1 घंटे के बाद थोड़ी देर पानी आएगा गीजर टाइप में, शावर टाइप में, फिर बंद होगा, फिर कुछ देर बाद आएगा, तो ऐसा बंद चालू वगैरह होता है, उसको गीजर कहते हैं। तो वर्ल्ड का जो फेमस गीजर है, उसके लिए एक जगह बहुत ही फेमस है यूएसए में, उसका नाम बताएंगे आप? येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन। हाँ, इसका फोटो देखो, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये यूएसए में है, यहाँ पर हॉट गीजर है। ओके, तो टाइडल एनर्जी, इसी तरीके से जो टाइड्स है हमारे, हाई टाइड लो टाइड, तो ये इनका भी यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। Okay, तो इसको कहते हैं हम टाइडल एनर्जी। और ये बायोगैस है, जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उससे क्या कर रहे हैं, उसको जमीन के अंदर टैंक बना के उसका अनएरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन हम डिग्रेडेशन करवाते हैं, जिससे क्या मिलता है, नेचुरल गैस तैयार होता है। ये डिफरेंट रीजन्स है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। तो मेनली दो तीन ही याद रखना, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली लद्दाख। इसके बाद वाले जो डायग्राम है, यहाँ पर रिवर्स और डैम्स के बारे में दिया गया है। जैसा भाखरा नांगल डैम है, वो सतलज रिवर पर है, सतलज रावी जहां पर मिलते हैं। इसी तरीके से राणा प्रताप सागर, इट इज ऑन चंबल रिवर, राणा प्रताप सागर। यहाँ पर हमारे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई बताएगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का, राजस्थान में। नाम क्या है उसका? जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट है ना, 8 9 ही प्लांट है, उसके नाम और स्टेट। यहाँ पर है रावत भाटा। ओके, फिर ये जो है तिलैया, कोनार, मैथन, पांचेत, ये सारे जो डैम है दामोदर रिवर पर है। पांचेत डैम, मैथन डैम, ये दो नाम तो भी याद रखना। इसी तरीके से नागार्जुन सागर, श्रीसाइलम, ये है ये कृष्णा रिवर पे, तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम है।
आप लोगों को? हेलो, जी सर, अब क्लियर है। ओके, म्यूट हो गया था। यहाँ पर देखो, डैम देख रहे थे हम। नागार्जुन सागर जो है वहां पर हमारा कृष्णा रिवर पर है, नागार्जुन सागर डैम, तेलंगाना आंध्रा बॉर्डर पर है। नीचे कृष्णराज सागर डैम है, कावेरी रिवर पर है। इसी तरीके से मेत्तूर डैम है, वो भी कावेरी रिवर पर है। मेत्तूर डैम कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है? मेत्तूर डैम जो कि कावेरी रिवर पर है। मेत्तूर डैम इज इन कर्नाटक। ओके, मुझको बताओ अलमट्टी डैम कौन से रिवर पे है? अलमट्टी डैम, गोदावरी। देखो ये जो बड़े गोदावरी, और कोई? गंगा? नहीं, गंगा पे तो नहीं। अलमट्टी डैम ये कृष्णा पे है, ठीक है। देखो ये सारी अपने रीजन है ना, ये आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन्स के बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो इधर कहीं तो भी अलमट्टी डैम है, ठीक है। ये एक याद रखना, अलमट्टी डैम, मेत्तूर डैम कावेरी पर है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर और एक प्रोजेक्ट है, सलाल डैम। सलाल डैम ये काफी फेमस डैम है, चिनाब रिवर पर है। सलाम डैम, SALAL, चिनाब रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है इसके आपके इंडस वैली की ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर। ओके, इसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर एक्टिविटीज, जैसा हम देख रहे हैं ना, ये मेनली इकोनॉमिक के बारे में है, ये जो NCERT है। तो इसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सेक्टर के हिसाब से चैप्टर का अरेंजमेंट किया है। अभी हमने माइनिंग, मिनरल्स वगैरह देखा था, तो प्राइमरी सेक्टर होता है। इसी तरीके से प्राइमरी में एग्रीकल्चर भी आता है। फिर इसका जब हम सेकेंडरी देखेंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में चैप्टर है। और थर्ड वाला जो है वो सर्विसेज वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में दिया गया। तो यहाँ पर वही वो बता रहे कि प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होता है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स, उसको माइनिंग कहते हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जैसा एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, ये जो मैप है, एरेबल लैंड मतलब जहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो ये देखो, आपको एक चीज महसूस होगी, इंडिया में बहुत ज्यादा एरेबल लैंड है। ओके, इंडिया जितना है उससे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अच्छा काफी है। चाइना में कम है एरेबल लैंड, चाइना इतना बड़ा है, पर एरेबल लैंड जस्ट उसका 30% कुछ होगा। इंडिया में बहुत ज्यादा है। यूरोप में भी है, US में भी अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ एरेबल लैंड है। अब देखो एग्रीकल्चर, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हैं। एग्रीकल्चर मतलब साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड rearing livestock. It is also called farming. Science and art of cultivation on the soil, रेजिंग क्रॉप्स एंड rearing livestock, इस सारों क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। इसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब कमर्शियल rearing ऑफ सिल्क ओम्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। ओके, अगर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क ओम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे सेरीकल्चर। इसके बाद आता है पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स, तो इसको कहते हैं पीसी कल्चर। टर्म्स का नाम याद रखना, मैथ द पेयर्स में वगैरह पूछ सकता है। पीसी कल्चर या फिर एक्वा कल्चर भी कहते हैं। इसके बाद आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, उसको कहेंगे विटीकल्चर। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी में ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, उसको कहेंगे हॉर्टिकल्चर। ओके, ये नाम याद रखना। और एक रहता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स वगैरह ग्रो करने को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके, मुझको एक चीज बताओ, विटीकल्चर कहाँ पे ज्यादा होता है वर्ल्ड के कौन से रीजन में? एक हमने क्लाइमेट जोन देखा था, जब हम क्लाइमेट वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो हमको हमने देखा था ये रीजन में सबसे ज्यादा विटीकल्चर होता है।
वाइन्स बनते हैं सबसे ज्यादा। तो कौन सा रीजन है वो वर्ल्ड का? मेडिटेरेनियन। हाँ, मेडिटेरियन रीजन, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो है आपका, वो मेडिटेरियन जो रीजन है वहां पर ये जो रीजन मेडिटेरियन, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है विटिकल्चर। ओके, क्योंकि वहां पर विंटर रेनफॉल होता है और ये कंडीशन अच्छी रहती है ग्रोइंग ऑफ दिस सिट्रस फ्रूट। ये फार्म्स की एक्टिविटी हैं, सबसे पहले प्लोइंग करेगा, फिर सोइंग करेगा, फिर स्प्रेइंग करेगा। स्प्रेइंग में केमिकल्स का यूज होता है। ओके, फार्म में और क्या चीज लगते हैं? इनपुट्स। इनपुट्स मतलब जो चीज की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी चाहिए, सीड्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए। फिर प्रोसेसेस क्या है? प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, उसके बाद हार्वेस्टिंग रहता है, और आउटपुट जो है वो क्रॉप मिलता है, मतलब फूड ग्रेन वगैरह। फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट जैसा और दूसरी चीजों की क्या जरूरत है? जैसा सनशाइन चाहिए, उससे टेम्परेचर वगैरह मेंटेन होता है, सॉइल चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए। ओके, और जो ह्यूमन इनपुट है, ह्यूमन लेबर कहाँ कहाँ लगता है? स्टोर करने के लिए, लेबर, मशीनरी चलाने के लिए, केमिकल का यूज करने के लिए, ये सारों के लिए ह्यूमंस की जरूरत है। ओके, आपको एक टर्म मैं होमवर्क देता हूँ, इसका मीनिंग वगैरह आप लोग देख कर आ जाना, ये भी PYQ ही है। फर्टिगेशन क्या रहता है? ओके, इसका मीनिंग वगैरह आप लोग लिख लेना देख के। फर्टिगेशन, इसके बेनिफिट क्या रहते हैं। ओके, अब इसके बाद फार्मिंग के टाइप दिए गए हैं। उससे पहले हम एक टर्म देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे और नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। इससे क्या होता है? सॉइल प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल पे निगेटिव इम्पैक्ट है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। इसके बजाय ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जैसे क्रॉप रेसिड्यूज हैं, पत्ते जो लीव्स रहते हैं, या फिर एनिमल वगैरह उसका जो वेस्ट रहता है, काउ डंग वगैरह, तो ऐसी चीजों का यूज करके ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड बनाते हैं। अगर इसका यूज करेंगे ना, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ओवर द पीरियड नहीं बढ़ेंगी, वो मेंटेन रहेंगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ओके, फार्मिंग के जो टाइप्स हैं यहाँ पर मेनली दो टाइप्स, कमर्शियल फार्मिंग एक रहता है और दूसरा रहता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस में क्या रहता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली। सबसिस्टेंस में सरप्लस कुछ नहीं रहता है, आप जितना प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, वो घर के लिए यूज होता है, थोड़ा बहुत बचता है तो फार्मर वो बेच देता है, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंडिया में खासतौर पे ये है, मतलब ज्यादा सरप्लस नहीं रहता है, मेनली फैमिली वगैरह का यूज में आ जाता है, इसको सबसिस्टेंस कहेंगे। इसमें भी दो टाइप रहते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग रहता है। इंटेंसिव मतलब नाम से आप समझ कर सकते हैं, छोटा सा लैंड है और उस पर ही कई बार मल्टीपल क्रॉप लेते हैं और ह्यूमन लेबर भी ज्यादा रहता है। द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। सिंपल टूल रहते हैं, लेबर ज्यादा रहता है और स्मॉल प्लॉट रहता है, तो उसको कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस। और इसका दूसरा भाई रहता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव जो ट्राइबल लोग जो करते हैं ना, उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस कहते हैं। तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड क्लियर करते, फिर उसको जलाते हैं, जिससे सॉइल में ऐश वगैरह कंटेंट बढ़ता, फर्टिलिटी बढ़ती, और फिर उसके बाद वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। कुछ साल, 3-4 साल तक वहां पे क्रॉप लेंगे, फिर सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होंगे, फिर उसको लैंड को अबॉन्डन करते हैं और दूसरा नया फॉरेस्ट क्लियर करते हैं। इसी को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न टेक्निक कहते हैं। ओके, इसके रीजन के हिसाब से डिफरेंट नाम है, जैसा जूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूम कल्टीवेशन कहते हैं, मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, रोका कहते हैं ब्राजील में, और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। ओके, और जो इसके बाजू वाली जो डायग्राम है वो हर्डिंग की, नोमैडिक हर्डिंग, जिसको हम पास्टोरल पीपल कहते हैं। ओके, यहाँ पर
इनका पूरा जो खाना पीना ये सारी चीजें ये लोग एनिमल से ही डिराइव करते हैं। तो जैसा गड्डीज हैं, बकरवाल हैं, या फिर आपके दूसरे कम्युनिटीज भी रहते हैं, भोतियाज वगैरह, ये सारे लोग मतलब मेनली दे हैव सब्सिस्टेंस ऑन एनिमल, इसलिए इनको नोमैडिक हर्डर्स कहते हैं। वैसे इसमें भी दो टाइप रहते हैं, एक नोमैडिज्म रहता है और एक ट्रांस ह्यूमंस रहता है। ये भी हमने देखा था। नोमैडिज्म में एक रेगुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट नहीं रहता है, रैंडमली कभी भी किधर भी जाते हैं, जहां पर पास्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड है वहां जाएंगे। और जो ट्रांस ह्यूमंस वाले हैं इनका फिक्स पैटर्न रहता है, एक सीजन के हिसाब से इनका माइग्रेशन रहता है। जैसा गड्डी बकरवाल, विंटर सीजन बहुत एक्सट्रीम रहता है जम्मू में, कश्मीर में, तो ये लोग क्या करते हैं, जम्मू को माइग्रेट करते हैं। इसी तरीके से बकरवाल जो रहते हैं, सॉरी भोतियाज जो रहते हैं, ये भोतियाज क्या करते हैं, समर में ये लोग हिल्स पर जाते हैं और विंटर में नीचे ही रहेंगे प्लेन पर। तो इसको हम कहेंगे ट्रांस ह्यूमंस कहेंगे। ओके, अब देखो, अभी हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। कल हम कमर्शियल फार्मिंग से आगे वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, किसी का कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लेना। एनी डाउट?